स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है इसमें 5.1 में सभी क्या है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें आपको बताना है इसमें ट्रू कौन सा है कौन फॉल्स है। ठीक है, और ये भी बताना है, रीजन देना है। ठीक है, पहले इसमें आप लोग क्या बताना, फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स एंड गिव रीजन। ठीक है, यानी ये सब पूरे क्वेश्चंस हैं। अब इसे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा ट्रू होगा, फॉल्स होगा, और होगा तो क्यों होगा, यही हमारा रीजन देना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ओनली वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, पहला पार्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये इसका आंसर हमारा होगा क्या, रॉन्ग, यानी फॉल्स होगा। ठीक है, रीजन देना होगा क्यों होगा, क्योंकि वी नो दैट, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन ड्रा विथ वन पॉइंट थ्रू वन पॉइंट। ठीक है, यानी वन सिंगल पॉइंट से क्या होता है, हम लोग इनफाइनाइट लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसका रीजन क्या होगा, देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू a single point। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो इसका क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, ए सिंगल पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया है कि किसी भी दो पॉइंट से, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं या पास हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि देयर आर ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ विथ टू पॉइंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट टू पॉइंट। ठीक है, यानी दो पॉइंट, अगर हमारे कोई भी हमारे दो पॉइंट हैं ए एंड बी, ठीक है, इससे बस कर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पास हो सकती है किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। ठीक है, तो इसका रीजन क्या देंगे हम लोग, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, कैन पास, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। ठीक है, अब अगला है तीसरा क्वेश्चन कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये हमें बताना ये ट्रू है होगा कि फॉल्स होगा। तो ये हमारा क्या होगा स्टेटमेंट, इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट या इंडेफिनिटली, दोनों बोथ तरफ, यानी दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लाइन को इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी टर्मिनेटेड लाइन ए है, एक बी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, ट्रू, बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि एक्सियम पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सॉरी यूक्लिड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूक्लिड ने एग्जाम भी दिया था, लेकिन ये क्या हुआ, पोस्टुलेट, एज पर यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एज पर यूक्लिड पोस्टुलेट, a terminated line can be produced indefinitely on both sides। ठीक है, यानी ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि एज पर यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है, यानी
इक्लिप्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो होता है, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। क्या यदि दो सर्किल इक्वल हैं, क्या उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे? इसका भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि अगर देखिए, अगर दो सर्किल हमारे इक्वल हैं तो उसके जो है सेंटर से यानी रेडियस और ये जो होता है उसका सरकमफ्रेंस, रेडियस और सरकमफ्रेंस क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे। अगर वो दो सर्किल एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ टू सर्किल आर इक्वल then their circumference and radius and radii will coincide each other। ठीक है, यानी इसका आंसर ट्रू होगा। क्या होगा कि इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर सर्कमफ्रेंस एंड रेडियाई विल कॉन्साइड ईच अदर, यानी उसके सर्कमफ्रेंस जो होंगे और रेडियाई जो होंगे क्या करेंगे, कॉन्साइड होंगे। और हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्लिप्स एक्सियम, इक्लिप्स के एक्सियम के अकॉर्डिंग जो था, यदि दो चीजें, ठीक है, यदि दो थिंग्स जो होती हैं आपस में कॉन्साइड करती हैं तो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो नीचे एक लाइन और हम लोग लिख देंगे, इफ two things coincide each other, then they are equal। ठीक है, यदि दो चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी हैं तो क्या होती हैं, दोनों चीजें दो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल आर इक्वल ईच अदर लिख देते हैं, ईच अदर। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा क्या, क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। ठीक, इन क्वेश्चन नंबर 5 यानी फर्स्ट का 5वां जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है इन फिगर 5.9। ठीक है, ये हमारा फिगर है 5.9 पूरा है। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, यानी ये लाइन इक्वल टू दिस लाइन एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, यानी दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन हमें दिया है एंड हमें क्या करना, अगर मान लीजिए ये दो कंडीशन दिए हैं तब क्या ये बी इक्वल टू एक्स वाई, क्या ये सही होगा? इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ट्रू होगा। क्यों होगा? अब देखिए एक चीज समझिएगा, क्योंकि यहां पर हमें दिया क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। ठीक है, अब इसी का हमें रीजन देना होगा क्यों ऐसा होगा। ठीक है, यानी ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई है, वो हो रहा है। तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये ट्रू है तो ऐसा क्यों होगा, यानी ट्रू क्यों है? तो हम लोग जानते हैं क्या, एक्सियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज पर इक्लिप्स एक्सियम, थिंग्स which are equal to same thing are equal to each other। ठीक है, इसको समझिएगा फिर से कि एज पर इक्लिप्स एक्सियम, यानी इक्लिप्स का जो एक्सियम कहता है, यदि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, यदि कोई भी चीजें एक ही चीज के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, यानी पी क्यू ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया और एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू हो गया।
यानी हम देख रहे हैं कि दो चीजें यानी ए बी और एक्स वाई दोनों किसके इक्वल है, सेम थिंग्स यानी पी क्यू के ही इक्वल है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई यानी आर इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों चीजें क्या होंगी, एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम के अकॉर्डिंग इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या है, ये जितने भी टर्म हमको दिए हैं, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर, ये जितने टर्म दिए हैं इन टर्म के हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, डिफिनेशन सबको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद ये बताना है क्या कि इस सब को डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरे टर्म की भी जरूरत होती है, यानी वी नीड टू अदर टर्म टू डिफाइन दिस। ठीक है, टू डिफाइन दिस टर्म्स। ठीक है, और उसके बाद ये हमें बताना है कि वे क्या चीज होंगे। ठीक है, उसका नाम क्या होगा जो कि अदर टर्म होगा इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, तो हम लोग पहले देखते हैं, पहला क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, इफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two lines are constant, then if perpendicular distance between two lines are constant, इसका मतलब ये होगा कि अगर दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, हमेशा क्या परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो होगी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि यदि इक्वल है देन those lines are called parallel lines। ठीक है, ये पैरेलल लाइन का, ये पैरेलल लाइन का ये ठीक है साइन है। ठीक, पैरेलल लाइन को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं और परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे। ठीक है, if perpendicular distance between two lines are constant then those lines are called perpendicular lines, सॉरी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए देखिए क्या होगा, ये अगर मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा आगे में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, तो ये हमारी पैरेलल लाइन होगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि रेलवे ट्रैक। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, यानी जो ट्रेन की लाइनें होती हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। अब दूसरे डिफिनेशन पर आते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। इफ टू लाइन्स, when two lines लिख दे रहे हैं, when two lines intersect each other at 90 degree यानी राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री we call them perpendicular lines। ठीक है, यानी ये जो दो लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक, अब अगला आता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट देखिए क्या होता है, किसी भी अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी पार्ट मतलब इसके कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, सॉरी लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या होता है, लाइन सेगमेंट is a part of line which has two end point। ठीक है, जिसके पास क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, एक इधर होगा और एक इधर होगा।
विच है एंड पॉइंट्स बस लिख दें तभी सही है, विच है एंड पॉइंट्स। ठीक है, यानी जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा हो गया ए और बी, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया मान यानी ए बी क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक लाइन का पार्ट ही हो गया। अब क्या हमारा है रेडियस ऑफ ए सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है, इसको देख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर and circumference of a circle is called radius। ठीक है, यानी सेंटर और सरकमफ्रेंस, सर्किल के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसको समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, इसका जाहिर सी बात एक सेंटर होगा। ठीक है, यानी सेंटर से और ये पूरा टोटल क्या होगा, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस है, दिस आर द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो इससे यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चाहे इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और, जैसे यहाँ मैंने पैरेलल लाइन बताया, ठीक है, इसका डिफाइन हम लोग कर दिया। ये इसमें एक चीज और पूछा है कि इसको डिफाइन करने के लिए क्या और दूसरे टर्म हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। इसको यानी पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए और पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, कोई भी डॉट होता है। ठीक है, प्लेन सरफेस पर कोई हमारा डॉट होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, पॉइंट होता है। पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट हैज नो डायमेंशन। और लाइन क्या होता है, ठीक है, कोई भी एक लाइन होगी जो भी इसको चाहे जहां तक हम ड्रॉ कर सकते हैं वे लाइन होता है। अब अगला परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन का ये डेफिनेशन ये हुआ, ठीक है, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अब इसको हम लोग को डिफाइन करने के लिए क्या दूसरे टर्म की जरूरत पड़ती है, हाँ जरूरत पड़ती है। वे टर्म क्या हो सकते हैं हमारे, एंगल हो सकता है, ठीक है, और लाइन भी हो सकता है, लाइन होगा और एंगल होगा। और एंगल क्या होता है कि जब दो लाइनें, ठीक है, जब दो लाइनों का पॉइंट एक ही कॉमन पॉइंट हो, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों के एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी और ये सी, ठीक है, यानी ए बी लाइन का पॉइंट बी है और बी सी लाइन का भी पॉइंट बी है, दोनों का एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है बी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको एंगल की जरूरत पड़ती है। एंगल को डिफाइन करना होगा तो एंगल को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब दो लाइनें यानी व्हेन टू लाइन हैव कॉमन पॉइंट देन वी कॉल दैट एंगल। अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का पार्ट होता है जिसके दो इन पॉइंट होते हैं। ठीक है, और इसको हमको डिफाइन करने के लिए क्या पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट क्या होता है मैंने अभी बताया हूँ। ठीक है, कि पॉइंट है नो डायमेंशन। ठीक है, और लाइन होता है, लाइन भी हो गया इसी में। और अगला है रेडियस ऑफ सर्किल, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड रेडियस, यानी सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। और इसको डिफाइन करने के लिए रेडियस ऑफ सर्किल को डिफाइन करने के लिए हम क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है, टोटल पाथ ऑफ द सर्किल, जो पाथ होता है सर्किल का उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, और सेंटर क्या होता है, ठीक है, द सेंटर इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर वी ड्रॉ द सर्किल। ठीक है, पॉइंट होता है जहां से हम लोग सर्किल को ड्रॉ करते हैं। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल ये क्या होता है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी चार साइड जिसकी होती हैं, ठीक है, हैविंग इक्वल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, यानी स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी साइडें सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, हैविंग इक्वल साइड, सभी साइड इक्वल होती हैं, एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। और जितने भी एंगल यानी इसमें चार एंगल बनेंगे, चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के सभी होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है,
एंगल चाहिए, ठीक है, और साइड्स चाहिए, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड, ठीक है, ये हो गया डिफाइन। और एंगल क्या होता है? एंगल मैंने आपको डिफाइन यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पॉइंट, ठीक है। इसमें बस आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन का, इसमें क्वेश्चन क्या किया था, जितने भी टर्म है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। इस जितने ये टर्म है, क्या इनको डिफाइन करने के लिए हमें अधिक दूसरे टर्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसको मैंने बताया था, हाँ, ठीक है। और कौन कौन से टर्म होते हैं मैंने बता दिया हूँ आपको, ठीक है। और वे टर्म क्या होते हैं, ठीक है, वे टर्म को लिखना है, उस टर्म कौन कौन से होते हैं और उसको भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, पहले इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एकदम ही सिंपल है, ठीक है। देखते हैं क्या है। कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो, ठीक है। 2 पोस्टुलेट ये दिए हैं, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। यानी ये क्या है, पहला जो है हमारा जो दिया है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं ए और बी, क्या इसके बीच में कोई थर्ड पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यानी सी जो है इन ए और बी के बीच में है। दूसरा क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी 3 पॉइंट हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या है, सेम लाइन पर नहीं है। डू दी, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 2 पोस्टुलेट ये दिया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या दीज, ये पोस्टुलेट जो है कंसिस्टेंट है, ठीक है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखते हैं पहला जो दिया है उसको पहले समझ लेते हैं। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी डिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म। तो ये क्या होगा, यस दीज पोस्टुलेट these postulate contains various undefined term, ठीक है। यानी ये 2 पोस्टुलेट है, इसमें क्या है, वेरियस, बहुत ढेर सारे अनडिफाइंड टर्म्स में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या अगर दीज पोस्टुलेट आर consistent, these postulates are consistent, ठीक है। अगला है, do they follow from Euclid's postulate, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। और these postulates are consistent, ये कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे दोनों पोस्टुलेट जो है दोनों क्या करते हैं, अलग अलग बिहेव को डील करते हैं, ठीक है, अलग अलग इनका बिहेवियर है, ठीक है। इस कारण से क्या है, कंसिस्टेंट है। अगला है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ठीक है, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पहले इसके पहले यानी तीसरे का आंसर से पहले हम लोग दोनों को देख लेते हैं क्या है। पहला जो दिया हमारा कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, क्या इस पर कोई पॉइंट सी है, बिटवीन इसके बीच में पॉइंट सी, ये होगा, ठीक है। और ये पॉसिबल भी है हमारा है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में हमारा एक पॉइंट सी है, ठीक है। अगला इसमें है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी दूसरा जो है हमारा दिया है कि हमारा ए बी है और कोई एक पॉइंट डी है, ठीक है, जो कि पॉइंट पर नहीं है, ठीक है। यानी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट है, ठीक है, आर नॉट ऑन द सेम लाइन, दोनों क्या, तीनों क्या है, सेम लाइन पर नहीं है, ठीक। ये हो गया दोनों के मतलब हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब अगला है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ये क्या दोनों यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, नो, ठीक है, दे डू नॉट follow यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ठीक है। ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं।
बट दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम, लेकिन ये क्या करते हैं, यूक्लिड्स एक्सियम को फॉलो करते हैं, ठीक है, बट दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम, ठीक है, ये यूक्लिड एक्सियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो कौन सा एक्सियम होगा कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ, ठीक है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट there is a unique line can pass through them, can pass through them, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, इस ध्यान रखिएगा, ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम, यूक्लिड्स एक्सियम को फॉलो करते हैं। और वो एक्सियम कौन सा है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन कैन पास थ्रू देम, यानी किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से बस केवल यूनिक लाइन का मतलब केवल ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू देम, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। पहला क्या होगा, और ध्यान से देख लीजिए, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड, हाँ दिस पोस्टुलेट कंटेन्स वेरियस अनडिफाइंड टर्म, ठीक है। और वे दोनों हम लोग, और ये दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसमें दोनों को डिफाइन कर क्या, ये ए बी लाइन है, इस पर एक बिटवीन में पॉइंट सी है, और दूसरा क्या है, ए बी एक लाइन है और उस पर क्या है, पॉइंट डी जो है इस पर नहीं है, ठीक है, आर नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, वे यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम, लेकिन वे यूक्लिड्स एक्सियम को फॉलो करते हैं। और वो एक्सियम क्या है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन कैन पास थ्रू देम, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, एक पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में है, ठीक है, सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी, और एक कंडीशन क्या दिया है, ए बी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, हमें प्रूव क्या करना है, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, और एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग फिगर, इसको क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी लाइन है, इसके बीच में एक पॉइंट हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया। फिगर को हमने कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिगर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, लाइज बिटवीन लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। यानी पॉइंट सी जो है लाइज बिटवीन लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए बी लाइन बन गया, लाइन सेगमेंट हो गया, और इस लाइन सेगमेंट पर क्या हमारा पॉइंट सी लाइज कर रहा है, ठीक है, बिटवीन बीच में है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना, आप देखते हैं क्या है, हमने क्या दिया, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, यानी नहीं सॉरी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, सॉरी, ठीक, ए सी इक्वल टू बी सी दिया है, ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, ए सी इक्वल टू बी सी है, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। अब हमें दिया है ये यानी पॉइंट सी लाइज बिटवीन लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ए बी, ठीक है, और ए सी इक्वल टू बी सी ये दिया है। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड क्या कर रहे हैं, ए सी को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, एडिंग बोथ साइड AC, adding AC both sides, ठीक है, adding AC on both sides, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दोनों अगर
दोनों चीज इक्वल है, ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल, ठीक है, और दोनों को क्या कर रहे हैं, सेम थिंग ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ सेम थिंग ऐड कर रहे हैं, तो ये बीच टोटल क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इफ इक्वल एडेड टू इक्वल, ठीक है, यानी दोनों तरफ दोनों कोई चीज इक्वल है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वली ऐड कर रहे हैं, तो होल आर इक्वल, तो दोनों पूरा होल क्या होता है हमारा, इक्वल हो जाता है, ठीक है। यानी हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एसी ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा AC प्लस AC हो जाएगा, और ये क्या हो जा रहा है, BC प्लस AC हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब AC प्लस AC क्या होगा, 2AC होगा, और BC प्लस AC क्या हो जाएगा, यानी BC प्लस AC मिलाकर पूरा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और AC इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन 2, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है, कि C क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ AB, एक AB लाइन थी उसका C मिड पॉइंट था, ठीक है। और AB प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब हमें प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का, ठीक है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसका बस केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। लेट अस से C and D are midpoint of line segment AB, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कोई एक हमारा लाइन सेगमेंट है AB है, ठीक है, इस पे हमारे दो मिड पॉइंट है, एक C है और एक D है, ठीक है। तो हम लोग अब इसमें क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई मिड पॉइंट ये है, ठीक, तो हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं क्या, कि अगर कोई हमारा लाइन AB है, ठीक है, और मिड पॉइंट C है, तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, AC इक्वल टू हाफ AB लिखे थे, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया था, ठीक है। अगर मान लीजिए एक पॉइंट और मिड पॉइंट, इधर मान लीजिए एक मिड पॉइंट D है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं क्या, AD इक्वल टू हाफ AB, क्यों, क्योंकि हमने लिया क्या है, कि हमने मान लिया क्या कि C और D दोनों क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AB के, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू हाफ AB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर AD इक्वल टू हाफ AB, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यानी हमने क्या देखा, अगर C और D दोनों मिड पॉइंट है तो हम लोग AC क्या लिख सकते हैं, हाफ AB, ठीक है, और AD इक्वल टू हाफ AB, ये हो सकता है। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, जब ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ही होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम भी, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू इक्वल थिंग्स, ठीक है, सेम थिंग विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। यानी दोनों थिंग्स क्या है, AC और AD दोनों एक ही सेम चीज के इक्वल है, इसका मतलब AC और AD क्या होगा, इक्वल होगा, यानी AC इक्वल टू AD, ये हो गया। अब इसका मतलब ये होगा, दैट मीन्स C coincide with D, ठीक है। इसका मतलब ये होगा C and D are the same point, ठीक है। इसका मतलब यानी हमने क्या क्वेश्चन 4 में ऑलरेडी ये प्रूव किया था, इससे प्रूव कर दिए, और फ्रॉम द एग्जाम, ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। यानी जो चीजें होती है अगर एक ही चीज के इक्वल है तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों इक्वल होंगे। और इसका मतलब ये होगा कि C और D, C जो पॉइंट है वे C पर क्या, जो C पॉइंट है वे D पर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, यानी C और D एक ही पॉइंट होंगे। इसका मतलब होगा C एंड D आर द सेम पॉइंट, C और D दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे। इस टाइप से हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं क्या है, इन फिगर इफ AC इक्वल टू BD, ये फिगर हमको दिया है क्वेश्चन में कि AC इक्वल टू BD है और हमें प्रूव क्या करना है AB इक्वल टू CD, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है AB इक्वल टू क्या होगा CD होगा। तो हम लोग देखते हैं पहले, ये तो दिया ही हमारा AC इक्वल टू BD, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू क्या हो सकता है, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है। ये हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। और फिर इसके बाद हम लोग BD को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए BD इक्वल टू क्या हो सकता है, BD इक्वल टू CD प्लस BC हो सकता है, CD प्लस BC, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। ये हो गया अभी इतना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से, इक्वेशन नंबर सेकेंड से AC की वैल्यू और इक्वेशन नंबर थर्ड से BD की वैल्यू, यानी जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड put the value of AC and BD in फर्स्ट, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखने पर, यानी सेकेंड और थर्ड से AC और BD की वैल्यू 1 में रखने पर क्या होता है, AC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, यानी AB प्लस BC इक्वल टू BD की जगह CD प्लस BC, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, दोनों तरफ हमारा BC है, BC क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारा AB इक्वल टू CD, ठीक है। AB इक्वल टू CD, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल प्रूवमेंट है इसका, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom consider a universal truth, ठीक है। यानी एग्जाम जो 5 है, ठीक है, जो यूक्लिड एग्जाम का एग्जाम नंबर 5 है, इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं, ठीक है। इस पे यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर क्यों किया गया है, तो इसमें एकदम सिंपल है, एग्जाम 5 in the list of Euclid's axiom axiom 5 in the list of Euclid's axiom is true for everything in any part of इनवर्स, ठीक है। यानी एग्जाम जो 5 है, ठीक है, जो कि यूक्लिड्स एग्जाम का जो नंबर 5 है, वे ट्रू है एवरीथिंग के लिए इन एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में किसी भी चीज के लिए क्या ये ट्रू है। सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा क्या एक्सरसाइज 5.1 जो है, ठीक है, 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पूरे हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, और जितने भी क्वेश्चन थे सब पूरे क्या थे थ्योरेटिकली मैक्सिमम क्वेश्चन थे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हम लोगों ने अच्छी तरह से, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि 1 या 2 बार देखिएगा, आप लोग अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 का भी हमने सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से हम लोग क्या मिलेगा कि हमारे जितने भी वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे, आप लोगों को तुरंत उसका अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।